हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस केस में, और एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, एक केस के अंदर एक लड़की मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, और लड़के का ये कहना होता है कि जो उसने अपना रजनीश नेहा वाला एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में उसने फैक्ट्स को छुपाया है। यानी उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, उसने अपनी सैलरी गलत बताई या छुपा ली है। इस तरह की चीज़ें उसने अपने एफिडेविट में करी हैं। अब सर, इसमें रेमेडी क्या होगी? मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। थोड़ा सा मेरी बात को समझना। देखिए, हमें पहले ये देखना चाहिए हमें क्या रिलीफ चाहिए और हमारे लिए बेहतर क्या है। आपको पता होगा, मैट्रिमोनियल मामलों में लड़की का जो मेन रिलीफ होता है वो होता है मेंटेनेंस। और मैक्सिमम मामले आजकल ऐसे आ रहे हैं जहां पे लड़की अपनी इनकम सोर्स को छुपा करके मेंटेनेंस लगवाने की कोशिश करती है। और आपका सबसे बड़ा हैरेसमेंट मेंटेनेंस ही होता है, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि अगर एक मोटा मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस लड़की के पक्ष में बंधा हुआ है, तो वो लोग आपसे चीजों को सेटल नहीं करते, बल्कि ड्रैग करते रहना चाहते हैं कि पैसा आता रहे। अब हमें क्या करना होता है? हमें इसी चीज को ब्रेक करना होता है। यानी अगर आपने इस पैसे को रोक दिया तो उनके पीछे कुछ रह ही नहीं जाता। 498 को चला करके उन्हें कुछ मिल नहीं रहा होता, केवल मेंटेनेंस को चला करके ही उनको पैसा मिल रहा होता है। तो अब आपको क्या सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से अगर आप मेंटेनेंस रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सब कुछ जीत जाएंगे एक तरीके से। और आप देखेंगे कोई भी इतना लंबा वेट नहीं करता, 8-10 साल 498 डिसाइड होगा। मीनवाइल ही मैक्सिमम केसेज में सेटलमेंट हो जाता है। अब जो मैंने बात अधूरी छोड़ी वहीं से शुरू करता हूं। उस केस में जहां लड़की ने सब कुछ छुपा लिया था, लड़के ने कहा मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि भाई आप एक काम करो, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं 91 सीआरपीसी की, सारी चीज़ों को फैच करने के लिए। इसने जो जो चीज़ें छुपाई हैं उन चीज़ों की हम एक लिस्ट बनाते हैं। जो जो थोड़े बहुत एविडेंस हमारे पास हैं वो उसमें लगाते हैं, जिससे प्राइमा फेसी कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि हाँ, इसने चीज़ों को हाइड किया है। उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं और देखते हैं। अब लड़के ने यहाँ पे बोला, सर अगर हम 91 सीआरपीसी लगाते हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उस 91 सीआरपीसी से घबरा करके कि कोर्ट में हम फंस रहे हैं ये देख करके अपनी सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट कर दे। लाइक सैलरी स्लिप भी दे दे, बैंक स्टेटमेंट भी दे दे, आईटीआर भी दे दे, सब कुछ दे दे। तब क्या होगा? तो तब तो हम उनके ऊपर 340 कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज यहां पे सोचो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 340 करना या आपका मेंटेनेंस बचाना? अगर ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड पे ले आते हैं खुद ही, तो हमारा मेंटेनेंस तो नहीं लगेगा। तो हमारी रेमेडी क्या है, हमारा रिलीफ क्या है? अगर मेंटेनेंस नहीं लगा तो ये हमारा सबसे बड़ा रिलीफ है। 340 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, जब लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वहां पे कुछ निकलेगा तो 340 लगा देंगे। और नहीं भी लगाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 340 को कौन सा बहुत ज्यादा कोर्ट कंसिडर करता है। लेकिन आपका मेंटेनेंस अगर रुक जाएगा तो वो आपके लिए सबसे बेहतर चीज होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो, फोर्स हम किसी को कर नहीं सकते। वो लड़का इसी बात पे कि नहीं साहब मैं फिर 340 कैसे लगाऊंगा, मैं उनको कैसे फंसाऊंगा, तो 91 बंदे ने नहीं लगाया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब आपने 91 ही फाइल नहीं किया, वो चीजें रिकॉर्ड पे आई नहीं, आपने 340 की एप्लीकेशन लगा दी और कोर्ट ने कहा है 340 बाद में देखेंगे, पहले तुम इंट्रीम दो। और एक अच्छा खासा इंट्रीम अमाउंट उसके ऊपर लग गया। इंट्रीम के बाद लड़की ने कोर्ट में आना बंद कर दिया, जैसे यूजुअली वो लोग करते हैं, एक एक साल खींच देते हैं एविडेंस तक, ताकि वो एरियर इकट्ठा हो जाए। 1 साल पहले से आपका केस चल रहा था, 1 साल लड़की ने खींच दिया, पहले तो आप 2 साल का 3 लाख रुपए एरियर दे दो, बाद में बात करना। अब क्या करोगे? वहीं अगर आपने मेरी बात मानी होती, 91 सीआरपीसी लगाया होता, तो आज सारी चीजें रिकॉर्ड पे होती, आपका इंट्री मेंटेनेंस ही नहीं बनता। तो ये आपको सोचना है। ये दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लोगों के जो केस हमारे पास आते हैं बिना किसी का नाम बताए, हम यहाँ पे जो वो आपके लिए रखते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि आप उन गलतियों से कुछ सीखें। क्योंकि प्रैक्टिस क्या कहती है, प्रैक्टिकल कोर्ट में क्या है, वो एक अलग बात है। और आप अपने दिमाग से किताबों में पढ़ के कि हम 340 लगाएंगे लड़की को जेल हो जाएगी, पता नहीं किन किन भ्रमों के अंदर काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं होते। अगर आप नहीं समझोगे कि कोर्ट कैसे चलता है तो आप कितनी पढ़ाई कर लो, वो सब जीरो है। अब दोस्तों यहां पे बात आ जाती है अनुभव की, एक्सपीरियंस की। अगर आप भी मेरी जगह होंगे और पिछले 10-12 सालों से कोर्ट के अंदर लगातार खड़े हो रहे होंगे, तो आप भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि चीजें कैसे चलती हैं और हमें कैसे चलानी चाहिए। लेकिन आपकी फील्ड अलग होती है। कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, किसी का अपना बिजनेस होता है, कोई आईटी में होता है। तो डेफिनेटली अभी आपका केस चलते हुए 2-3 साल हुए हैं, जितनी आपने पढ़ाई करी है, या कोर्ट कचहरी में अपने 1-2 केस देखते हो, यही तो होता है। आप जाते हो, आपके सामने 1-2 हियरिंग हो जाती है, आप उनको देख लेते हो ज्यादा। लेकिन दोस्तों हमारे सामने एक दिन की कई सारी हियरिंग्स होती हैं। हमारे सामने का मतलब है जो भी लॉयर कोर्ट में अपियर होते हैं।
तो उनका अनुभव जो होता है वो सब चीज़ों से ऊपर होता है, और उसी आधार पे अगर आप अपनी वर्किंग को रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। आज के समय पे क्या हो गया, देखो लोग नेट पे देख करके चीज़ों को फिर वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लगते हैं, क्योंकि देखो नेट पे तो सारी चीज़ें अच्छी बुरी, ऐसा तो है नहीं कि नेट पे आपको जो भी मिल रहा है वो सब शुद्ध है। शुद्ध तो नहीं है। कहने का मतलब कुछ चीज़ें आपको ठीक भी मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको भ्रामक भी मिलेंगी। अब आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों पे विश्वास करके कि हाँ भाई ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ पढ़ा था, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज के समय पे आदमी की वो क्या है, उसको कोई जजमेंट मिल जाता है, वो तो हवा मोड़ने लगता है, उसे लगता है बस इस जजमेंट में जैसा हुआ ऐसा ही मेरे केस में भी होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। जजमेंट जो जिस केस में हुआ, आपका केस सिमिलर है या कुछ भी है, जजमेंट को मानना ना मानना कोर्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जजमेंट में हो गया तो आपके केस में भी वैसे ही होगा। और इवन कई बार तो इस चक्कर में अपने केस को खराब कर लिया जाता है। मैं देखता हूँ छोटी सी पिटीशन दे रहे हैं और 10-10 जजमेंट को कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट को वैसे ही फ्रस्ट्रेट कर देते हैं आप। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे हाथ में कोई जजमेंट आ गया तो उसका मतलब जस्ट इतना सा है कि हम एक एप्लीकेशन देके कोर्ट को बता दें साहब इस जजमेंट में भी ऐसा हुआ था। बाकी कोर्ट के ऊपर है, मान भी सकती है नहीं भी मान सकती। तो इतना ज्यादा रिलाय मत किया करो आप, इतना ज्यादा ऊपर मत आ जाया करो कि कोई जजमेंट मिल गया तो बस सब कुछ हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आदमी एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है तो दुख उतना ही ज्यादा होता है। अभी कल मेरे पास एक मामला आया, उस मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन डाली, क्वेश्चन पिटीशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन डाली, वहां से भी रिजेक्ट हो गई। अब ऑप्शन है कि आपको ट्रायल लड़ना है। अब वो इस बात को बहुत देर तक एडमिट ही करने को रेडी नहीं, सर कोई रास्ता बता दो, कुछ कर दो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया भाई, अब क्या ऑप्शन है, अब ट्रायल तो फाइट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आजकल बहुत से लोगों ने अपना माइंडसेट बना रखा है कि मेरे पे एफआईआर हुई तो मैं क्वेश्चन फाइल करूंगा और हो जाएगा, मेरे पास तो बहुत एविडेंस है। पहली बात तो ये समझ लो, एविडेंस के बेस पे कभी क्वेश्चन होती नहीं, एविडेंस के बेस पे क्वेश्चन खारिज होती है। और वही उनका भी कहना था, सर हमने तो इतने एविडेंस लगाए थे। क्वेश्चन में कौन एविडेंस लगाता है भाई? क्वेश्चन तो एक ऐसी टेक्निकल चीज है जिसमें आप अपनी बात को कोर्ट को कहते हैं विदाउट एनी एविडेंस, और कोर्ट को भी कंसिडर करना होता है विदाउट एनी एविडेंस। समझे आप? अगर आप एविडेंस देंगे तो कोर्ट कहेगा आप तो ट्रायल का काम कर रहे हो, ट्रायल कोर्ट में जाके देना एविडेंस, यहां मत दो, ये कोर्ट आपकी एविडेंस देखने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं समझते लोग, पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन के केसेस लड़ते हैं। और जब आप क्वेश्चन में जा रहे हो तो एक बात निर्धारित कर लो, ये मत सोच के बैठो कि मम्मी पापा की क्वेश्चन है, बहन की क्वेश्चन है तो हो ही जाएगी। ये सोच के चलो क्वेश्चन का जो परसेंटेज है, एक्चुअल परसेंटेज, वो फाइंड आउट करो जरा नेट पे, पता चलेगा आपको। मुश्किल से 20 से 25% केसेज में ही क्वेश्चन होती है, बाकी सब रिजेक्शन होते हैं। जो जजमेंट आप देखते हो, आप सिर्फ वो जजमेंट देखते हो जिनमें क्वेश्चन हुई है। क्या कभी आप वो जजमेंट उठा के देखे जिनमें क्वेश्चन रिजेक्ट हुई है? उसको तो कोई ढूंढता नहीं ना। लेकिन अगर आप ढूंढने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो केसेज हैं वो रिजेक्ट होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन में जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अपनी मेंटेलिटी को ऐसा भी रखो कि भैया हो सकता है क्वेश्चन ना हो, क्योंकि मैक्सिमम चांस यही है कि आपकी क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगी। कोर्ट्स क्वेश्चन में बहुत टाइट चलता है और आपको ट्रायल में आना पड़ेगा। लेकिन आपका क्या होता है, आपने तो 100% सोचा हुआ होता है, मैंने क्वेश्चन फाइल किया है, मेरे पास एविडेंस बहुत अच्छे हैं तो मेरी तो क्वेश्चन हो ही जाएगी। आप मेंटली उस चीज के लिए रेडी नहीं होते कि क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा। तो ये आपका काम है और हमारा काम है आपको सही बात बताना। जो मामले हम निरंतर में देखते हैं, उन मामलों में किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो परेशानी आपके सामने रखनी कि भाई देखो इस मामले में ऐसा हुआ था, अब आप देख लो आपके मामले में भी ऐसा हो सकता है। तो पहले से आप अपने दिमाग को क्लियर करके चलो। केवल ये एजुकेशन देना ही इस चैनल और इसके वीडियोज का उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।